नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूस प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ना कोई हदीस से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये करता है जिससे लोगों को रहनुमाई मिलती है। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो ये है कि अखलाक से मुतालिक है, किरदार से मुतालिक है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अख्यारकुम एहसानकुम अखलाकन, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक बेहतर हो। तो बहरहाल नाज़रीन, अखलाक बेहतर होने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप अपने घर वालों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ, उसके बाद आपके पड़ोसी हैं, आपके अरकान यानी दोस्त अहबाब हैं, और फिर बाहर आबनाए वतन है। अगर हम आबनाए वतन के साथ अखलाक से पेश आते हैं तो फिर समझिए कि हम उनके दिलों को फतह करने वाले कहलाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि फिल वक्त सारी हिंदुस्तान की नज़र जो है वो मगरबी बंगाल असम्बली इलेक्शन या असम्बली इंतखाबात पर लगी हुई हैं। और आपने देखा कि किस तरह दो मरहलों में 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को इन इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया। आज सुबह 7 बजे से ही राय दही का आगाज़ हो गया था और आपको बता दूं कि 11 बजे तक तकरीबन 40% पोलिंग हो चुकी थी। फिर आपको बताना ये है कि 1 बजे तक 61% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। और अब जो पोलिंग ख़त्म हुई है ये बताया जा रहा है कि पहले मरहले में यानी 152 नशस्तों के लिए जो राय दही हुई थी उसमें 90% से ज़ायद पोलिंग या राय दही हुई थी। और इस मरतबा भी दूसरे मरहले के तहत 142 असम्बली हलकों में राय दही का एहतमाम किया गया था और उसमें बताया जा रहा है कि 90% से ज़ायद फीसद राय दही हुई है। एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम ममता बनर्जी से इख्तिदार छीनने वाले हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के जो कायदीन हैं या पार्टी कारकुन हैं या कायदीन हैं वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर बीजेपी जो इस मरतबा भी शिकस्त खा जाती है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्या अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देंगे, और उन्हें देना भी चाहिए। तो बहरहाल अब ये वज़ीर-ए-आज़म और नरेंद्र मोदी की इज़्ज़त का सवाल है, और यकीन मानिए कि जिसकी इज़्ज़त का सवाल होता है तो समझिए कि वो बहुत यानी अहम वाक़या बन जाता है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी को मगरबी बंगाल की टाइग्रेस कहा जाता है, शेरनी कहा जाता है, और ये कहा जा रहा है कि मगरबी बंगाल की शेरनी का मुकाबला कुत्तों से है। अब ये कुत्ते कौन हैं हम तो नहीं बता सकते, आप ही बता लीजिए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो कम्युनल डॉग्स हैं उनको तो हम कुत्ते कहेंगे ही, लेकिन जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, उनके जो चाहने वाले हैं अगर ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला यानी हमारी शेरनी का मुकाबला कुत्तों से है, तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि वो किस से है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की शेरनी इसलिए कहलाती हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सादगी है, उनकी ज़िंदगी में आजीज़ी व इनकिसारी है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस किस्म का लिबास ज़ेबतन करती हैं, यानी इंतहाई सस्ता लिबास ज़ेबतन करती है। यहाँ तक कि चप्पल जो पहनती है स्लीपर वो भी बहुत सस्ती होती है। बहरहाल 2011 के इंतखाबात में ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों के इख्तिदार का सफाया किया था। तकरीबन 33 वर्षों से कम्युनिस्ट मगरबी बंगाल पर यानी छाए हुए थे। फिर 2016 में भी ममता बनर्जी को शानदार कामयाबी हासिल हुई। फिर 2021 में भी ममता बनर्जी की टीएमसी ने बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त से दो चार किया था। अब आपको बता दूं कि पहले मरहले में 2023 के वक्त आप देखिए 23 अप्रैल के जो पहला मरहला मुनक़िद हुआ उसमें 152 नशस्तों के लिए इंतखाबात हुए। और आपको यही बता दूं कि मरकज़ी हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यानी कोलकाता को हो या फिर मगरबी बंगाल को हो एक फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया। और अब यही कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल फोर्सेस है उसके ज़रिए इंतखाबात जीतने की बीजेपी कोशिश कर रही है, हेरा फेरी करने की कोशिश कर रही है। और आपको यही भी बता दूँ कि यहाँ पर यानी अब जो इलेक्शन हुए हैं 142 हलकों में, वहाँ पर सिर्फ 7 अजला में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2321 सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियां तैनात की हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि 273 कंपनियां जो तैनात की गई हैं वो सिर्फ कोलकाता में तैनात की गई हैं। सिर्फ कोलकाता में 273 कंपनियां तैनात की गई हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को, मुस्लिम वोटर्स हैं, उन्हें रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन मुसलमानों ने बड़ी बेजिगरी से इन लोगों का मुकाबला किया, यानी जमहूरियत के दुश्मनों का, सेकुलरिज्म के दुश्मनों का और हक़ के राय दही से उन्हें महरूम करने वालों का ज़बरदस्त मुकाबला किया और ममता बनर्जी का साथ देने का ऐलान किया। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी के बारे में हम आपको बताते हैं
हैं कि आज 142 नशस्तों पर यानी हलकों में मुकाबला हुआ, जिसमें आपको बता दूं कि 3.21 करोड़ यानी 3 करोड़ 21 लाख राय दहिंदों ने हिस्सा लिया। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 15.7 यानी 1 करोड़ 57 लाख जो है उसमें खातून राय दहिंदे हैं और 41,001 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताने का मकसद ये है कि मरकज़ी हुकूमत ने और कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नहीं दो नहीं मगर सेंट्रल फोर्सेस के 2321 फोर्सेस यानी कंपनियां जो हैं वो तैनात की है। और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह वो बीजेपी की तायद व हिमायत कर रही हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक भवानी नगर का सवाल है, भवानी नगर में चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी मुकाबला कर रही हैं और वहाँ से इस मरतबा आपको बता दूं कि बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी जो कायदे अपोजिशन है, और कभी ये ममता बनर्जी के नाक के बाल हुआ करते थे और आपको बता दूं कि नाक के बाल की क्या अहमियत होती है। तो बहरहाल उस नाक के बाल को जो ममता बनर्जी का हुआ करता था, अब बीजेपी ने आपको बता दूं कि नंदीग्राम में 2021 असेंबली इंतखाबात में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। और ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल जो फोर्सेस है उनकी मेहरबानी से ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने शिकस्त दी थी। लेकिन आपको ये बता दूं कि अब की मरतबा आपको ये बताना ज़रूरी है कि भवानीपुर में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का मुकाबला शुवेंदु अधिकारी से है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक पोलिंग बूथ पर शुवेंदु अधिकारी को रोक लिया गया था, उनके खिलाफ नारे लगाए गए थे, वो डर के मारे वहां से फरार हो गए। सेंट्रल फोर्सेस ने उन्हें बचा लिया और जाते हुए और आते हुए उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए और हिंदू हिंदू भाई के भी नारे लगाए। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिरका परस्ती के इल्ज़ाम में उन्हें नाअहल करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये इंतखाबात हैं या हिंदू हिंदू भाई भाई या जय श्री राम के नारे लगाने की ममानियत होती है। फिर भी अगर आप नारे लगाते हैं, मजहबी नारे लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप में बौखलाहट है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह आपकी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो बहरहाल उस अधिकारी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुझे भवानीपुर में बांग्लादेशी निषाद मुसलमानों ने रोक लिया था, जबकि उसे शर्म आनी चाहिए कि वहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमान थे या हिंदुस्तानी हिंदू थे, हिंदुस्तानी वोटर थे, मगरबी बंगाल के वोटर थे। अगर इन्हें मजहबी खुतूत पर अगर ये तकसीम करता है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बदकिस्मती कुछ और नहीं हो सकती। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि मगरबी बंगाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल के बारे में, किरदार के बारे में ख़ास तौर पर टीएमसी के अरकान और कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों के आईपीएस कैडर ओहदेदारों को यहाँ पर लाया गया और इसमें अजय पाल शर्मा नुमाया है। अजय पाल शर्मा के बारे में कहा जाता है कि ये उत्तर प्रदेश का आईपीएस कैडर से ताल्लुक़ रखता है और ये बीजेपी के इशारों पर काम करता है। और आपको ये बता दूं कि खुद टीएमसी कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि अजय पाल शर्मा ने जहांगीर खान को भी धमकी दी है, जो भी ममता बनर्जी के उम्मीदवार हैं। तो बहरहाल आपको महुआ मोइत्रा ने भी उड़ीसा के एक आईपीएस ऑफिसर के बारे में कहा है कि ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मगरबी बंगाल है, आपका उड़ीसा नहीं है, ज़रा यहाँ पर एहतियात से रहिए वरना हशर बुरा होगा। इस तरह का इंतबाह उन्होंने दिया था और कहा था कि मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं बल्कि बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक आज के 142 असेंबली हलकों में इंतखाबात का सवाल है तो आपको बताना ज़रूरी है कि 2021 में इन हलकों से जिनका ताल्लुक़ कोलकाता से है, होड़ा से है, फिर आप देखेंगे नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना ज़िले से है, नाडिया से है, हुगली से है और पूरब परभमन से है। तो आपको बताना है कि 7 अजला में 142 नशस्तें हैं। इसमें से 2021 के इंतखाबात में ममता बनर्जी की पार्टी ने 123 हलकों में कामयाबी हासिल की थी, जबकि बीजेपी 18 नशस्तों पर ही कामयाब हो सकी थी और एक उम्मीदवार आईएसएफ का कामयाब हुआ था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी की मकबूलियत किस कदर ज़्यादा है इन हलकों में। लेकिन अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को, सेंट्रल फोर्सेस को लाकर वहां पर तैनात कर देंगे और सेंट्रल फोर्सेस की सरपरस्ती में, उसकी निगरानी में
हेरा फेरी करेंगे तो फिर जमहूरियत को नुकसान होगा, सेकुलरिज्म को नुकसान होगा और राय दही के अमल को नुकसान होगा। नाज़रीन, आपको बता दूं कि कुछ ही देर में एग्जिट पोल्स का भी ऐलान कर दिया जाएगा और आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस बात का इजहार कर रहे हैं कि अब मगरबी बंगाल में हमारी हुकूमत होगी और मैं दोबारा 4 मई को उस वक्त वापस आऊँगा जब बीजेपी की हुकूमत की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद होगी। तो ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो बहरहाल इंसान सोचता बहुत है लेकिन कुदरत जो है उसके ख्वाहिशों को मिट्टी में मिला देती है या फिर ख्वाहिशें पूरी कर देती है, लेकिन ये इंसान की नीयत पर दारोमदार है। और आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो एक बावकार ओहदे पर फायज हैं और उन्हें ये ज़ेब नहीं देता कि वो मज़हब के नाम पर लोगों को तकसीम करे या मज़हब के नाम पर लोगों के साथ सलूक रवा रखें। तो बहरहाल नाज़रीन, ये देखना है कि ममता बनर्जी को हराने के लिए, टीएमसी को हराने के लिए बीजेपी ने तमाम सरकारी मिशनरी को झोंक दिया है, ये टीएमसी का इल्ज़ाम है। और डेरिक ओब्रायन जो टीएमसी के लीडर हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है कि अगर रियासत में 4 मई के जो नतायज मंजर आम पर आ रहे हैं उसमें बीजेपी को शिकस्त होती है तो क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे? क्या उनमें इतनी हिम्मत है? क्या उनमें इतनी गीरत है? क्या वो इस कदर शर्म रखते हैं या फिर बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए अपने ओहदे पर फायज रहते हैं? तो बहरहाल नाज़रीन, ये रही कोलकाता की बात। और आपको ये भी बता दें कि कोलकाता में किस तरह के हालात पैदा किए गए हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि सेंट्रल फोर्सेस की जो कंपनियां तैनात की गई है, सिर्फ कोलकाता में 273 कंपनियां तैनात की गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि बीजेपी हर हाल में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना चाहती है और ओडिशा और यूपी जैसे बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों से IPS ओहदेदारों को लाया गया है, जिससे इलेक्शन कमीशन की जो तासुब है, जो जानिबदारी है, जो इम्तियाजी सलूक रवा रखने का मंसूबा है, उसे ज़ाहिर करता है। लेकिन एक बात है कि ममता बनर्जी को लाख आप वो रोकने की कोशिश करें। अगर ममता बनर्जी इस मरतबा भी कामयाबी हासिल करती हैं तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, बीजेपी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चेहरों पर यह ज़ोरदार तमाचा जमहूरियत का साबित होगा और ऐसा तमाचा साबित होगा जिसकी गूंज सारे हिंदुस्तान में सुनी जाएगी, हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनी जाएगी। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। रियासत तेलंगाना में SSC के नताइज का ऐलान कर दिया गया है और SSC के जो बच्चे हैं और इसमें बच्चों ने गैर मामूली मुजाहरा किया है, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट अगर देखा जाए तो 99.1% तेलंगाना हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे गुरुकुल स्कूलों का निकला है। जबकि आपको बता दूं कि हैदराबाद यानी नताइज के मामले में दूसरी रियासत अजला से पीछे रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हैदराबाद में जो नतीजा निकला है वो तकरीबन 89.23% है और इस मरतबा भी यानी SSC के जो नताइज मंजर आम पर आए हैं उसमें उन नताइज में बच्चों को फिर से शिकस्त दे दी है या पीछे कर दिया है। ये एक बहुत अहम खबर है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि 74,000 से ज़ायद यानी 74.49,000 जो है यानी लड़के लड़कियों ने शिरकत की थी, जिसमें 66,115 उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए हैं। लेकिन याद रखिए, जो बच्चे नाकाम हो गए हैं उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन तकलीफ़ तो होती है, ख़ासतौर पर जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। तो बहरहाल अभी एक मौका इन लोगों का है। एडवांस जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये बच्चे कामयाब हो सकते हैं और हम तो यही चाहेंगे कि जो बच्चे नाकाम हुए हैं उनके वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, क्योंकि शहसवार जो होते हैं वही मैदान जंग में गिरते हैं, दूसरे नहीं गिरते। तो कहने का मतलब ये है कि मायूसी अब से दूर रहिए, मायूसी को करीब बताइए, क्योंकि ये SSC का इम्तिहान है, कोई ज़िंदगी का बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। तो आप हिम्मत रखिए, आप यकीन मानिए जो बच्चे नाकाम हुए हैं उन्हें हिम्मत दिलाइए, उन्हें हौसला दिलाइए, उन्हें बताइए कि बेटे ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। बेशक तुमने मेहनत की है, हो सकता है कि तुम आज नाकाम हो गए हैं, कल इंशाल्लाह तुम कामयाब हो जाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताना ज़रूरी है कि ये जो इम्तिहानात होते हैं यकीनन ये आजमाइश होती हैं और बच्चों को एक मनसूबाबंद अंदाज में मेहनत करनी चाहिए, मनसूबाबंद अंदाज में मुकाबला करना चाहिए, इनमें मुसाबकत का जज्बा पैदा करना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि अपने बच्चों को सरकारी जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस है, अगर उसमें दाखिला दिलाते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब जो प्राइवेट स्कूल्स है, प्राइवेट कॉलेजेस है, वहाँ पर जो फ़ीस है मैं समझता हूँ कि आम आदमी के
बस से बाहर है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसका ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक दूसरी खबरों का सवाल है, इन खबरों में आपको ये बताना ज़रूरी है कि किस तरह अफ़गानिस्तान में, अब आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान जहाँ तेल वहाँ खेल, यानी आप देखेंगे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया। तकरीबन 3 दहों तक अफ़गान मुजाहिदीन ने रूस का और अमरीकी अमरीकी फ़ौज का मुकाबला किया, और आपने देखा कि रूस का तो शिराज़ा बिखर कर अफ़गान मुजाहिदीन ने रख दिया। उसके बाद अमेरिका और उसके 40 इत्तेहादियों ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया और मुख्तलिफ बहानों से किया, दहशतगर्दी के बहानों से किया। हालांकि जो दहशतगर्दी आज अमेरिका मचा रहा है, फ़लस्तीन पर हमला करते हुए इसराइल मचा रहा है, उससे वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। दहशतगर्दी क्या होता है? लोगों का कत्ल करना दहशतगर्दी होता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका के 3 सुदूर, सिर्फ मैं बता रहा हूँ 3 सुदूर की बात कर रहा हूँ, यानी ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 सुदूर की बात कर रहा हूँ। एक आपको बता दूँ कि बुश जो थे वो, फिर दूसरे बिल क्लिंटन, तीसरे बाराक हुसैन ओबामा, ये इंतहाई डेंजर, इंसानियत के कातिल सुदूर की हैसियत से, अमरीकी सुदूर की हैसियत से बदनाम हुए। और आपको बता दूं कि इनके दौरे सदारत में 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद मुसलमानों का कत्ल किया गया। तो क्या ये दहशतगर्द नहीं है? क्या इन्हें दहशतगर्द करार दिया जाना नहीं चाहिए? क्या ये सुदूर अमरीकी जो सुदूर थे, क्या अमरीका ने इस कुर्रे अर्ज़ पर दहशतगर्दी का इर्तिकाब नहीं किया? ये एक सवाल है। आप बताइए कि 1 करोड़ 10 लाख मुसलमानों का कत्ल मुख्तलिफ ममालिक में इन लोगों ने किया, तो क्या ये दहशतगर्द करार देने के काबिल नहीं है? लेकिन शर्म की बात यह है कि बाराक हुसैन ओबामा को अमन का नोबेल इनाम दिया जाता है, क्लिंटन को और बुश को कई इनामात से नवाजा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आप, अगर हम मुसलमानों को शहीद करेंगे, आप मुस्लिम ममालिक पर कब्जा करेंगे, आप अरब ममालिक का इस्तेसाल करेंगे, तो आपको हर चीज़ माफ़ है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम मुल्क हथियार बनाता है, जौहरी हथियार बनाता है, तो आप वो कहते हैं कि इसे जौहरी हथियार बनाने का हक नहीं है, जबकि आप के पास वारहेड्स जो है, न्यूक्लियर वारहेड्स सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है। और उसके बावजूद, और आप देखेंगे कि अमेरिका ने जापान पर जौहरी हमला किया, वो सबसे बड़ी दहशतगर्दी थी, और मैं समझता हूं कि उससे बड़ी दहशतगर्दी नहीं हो सकती। आपके खिलाफ किसी ने पाबंदी आयद करने की हिम्मत की, जबकि ईरान के खिलाफ आप 47 वर्षों से पाबंदी आयद किए हैं। आलमी बिरादरी का क्या ज़मीर मर गया है? क्या आलमी बिरादरी को यह नहीं सोचना चाहिए? अब अंदाजा कीजिए कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक 80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को इसराइल ने कत्ल किया, और वो भी अमेरिका की ताईद और हिमायत से किया। और आपको ये बता दूं कि ट्रंप और जो बाइडन की ताईद और हिमायत से किया, अमेरिकी हथियारों से किया। तो क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या इन लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के तहत मुकदमा नहीं चलाना चाहिए? आप अंदाजा कीजिए कि नेतन्याहू और दूसरे इसराइलियों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वारंट गिरफ्तारी जारी किया है, लेकिन वो मुजरिम रहते हुए जंगी अमेरिका का बार बार दौरा करता है, और अमेरिका जो अपने आप को मौजिब कहता है, इंसानी हुकूक की बात करता है, उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं रखता। तो इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बल्कि जो बाइडन और ट्रंप के खिलाफ भी जंगी मुजरिम होने के इल्जाम, यानी मुकदमात दायर किए जाना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स भी जारी किए जाने चाहिए। लेकिन आलमी बिरादरी का ज़मीर मर गया है, इंसानियत सिसक रही है। लेकिन इन दोनों को, जो आज दुनिया में अफरा तफरी का बायस बने हुए हैं, आप देखेंगे कि सारे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि यानी पकवान गैस जो है उसकी जो किल्लत पैदा हो रही है, उसके लिए नेतन्याहू और ट्रंप जिम्मेदार है। उसके बावजूद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और आप अंदाज़ा देखिए कि अगर ईरान अमेरिका से मुकाबला करता है तो ये परेशान हो जाते हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि अमेरिका और इसराइल का कारनामा ये है कि ये मुसलमान बच्चों के दुश्मन है। आपने देखा कि फ़लस्तीन में, गजा में ख़ास तौर पर 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक 80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। फिर आप ईरान आइए, पहला हमला अमेरिका करता है ईरान पर, और कहाँ करता है? स्कूल पर करता है, जिसपे 160 से ज़ायद जो तालिबात है, कम उम्र तालिबात है, वो शहीद हो जाती हैं। तो क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या इनके खिलाफ दहशतगर्दी के तहत मुकदमा नहीं चला जाना चाहिए, या इनके खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से यानी इल्ज़ामात वज़ा नहीं किया जाना चाहिए?
वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किया जाना चाहिए। और ये अपने आप को मोज़िब कहते हैं, हकीकत में मैं समझता हूँ कि ये दहशतगर्द है और इन दहशतगर्दों का चेहरे को नोच निकालना चाहिए, इन्होंने जो निकाब ओढ़ा है मोज़िबपन का उसे निकालना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक अमेरिका और इसराइल का सवाल है, आज दुनिया में अमेरिका और इसराइल सिर्फ मुस्लिम ममालिक को, अरब ममालिक को निशाना बना रहे हैं ताकि वहाँ के कुदरती वसाइल ख़ासतौर पर तेल पर कब्जा किया जाए। ये तेल का खेल है। और आपको ये भी बता दूं कि अब हिंदुस्तान के लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से हिंदुस्तान को खतरनाक बहरान का सामना करना पड़ा है। न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि चीन को और साथ ही जनूबी कोरिया को, बहुत ही श्रीलंका को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन खुशखबरी हिंदुस्तान के लिए ये है कि अफ़गानिस्तान में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। 5 तेल के कुओं से रोज़ाना 500 क्यूबिक मीटर तेल निकाला जा रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए, आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से आप देखेंगे कि किस कदर दुनिया परेशानी का शिकार थी। अब अगर अफ़गान शुमाली सूबा है जोज़बान में दरियाए आर्मू के तास में ये 5 कुएँ दरियाफ्त हुए हैं तेल के, और वहाँ से रोज़ाना 500 क्यूबिक मीटर तेल निकाला जा रहा है। और ये जो कुएँ हैं, हो सकता है हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि हमने पहले भी आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान में कुदरती जो वसाइल हैं, उसके अंबार हैं, उसके ज़खायर हैं। ख़ास तौर पर यहाँ तक कि अगर पानी के लिए बोरवेल अगर खोदी जाती है तो वहाँ पर पानी के बजाय पेट्रोल निकल रहा है, ये कहा जाता है। अफ़गानिस्तान में आप देखेंगे कि किस तरह तालिबान ने जो अफ़ीम की काश्त की जाती है, काश्त की जाती थी और वहाँ से यानी मंशियात दुनिया भर में स्मगल किए जाते थे, उस अमल को पूरी तरह रोक दिया है, क्योंकि दीन इस्लाम में शराब और मंशियात हराम है और इस हराम काम को तालिबान ने रोक दिया है। वैसे नाज़रीन, हिंदुस्तान के जो हमारे मुशीर कौमी सलामती है अजीत दोवल के बारे में आपको बता दें कि आज अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी का और तनाव का माहौल है, एक दूसरे के दोनों जान के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे को की ज़िंदगियों का वो खात्मा कर रहे हैं, तो इसका क्रेडिट जाता है हमारे बहादुर अजीत दोवल को, जिन्होंने पाकिस्तान में कम अज़ कम 7 साल एक जासूस के तौर पर काम किया, लेकिन पाकिस्तानी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि ये जेम्स बॉन्ड है हिंदुस्तानी जासूसी दुनिया के। और अजीत दोवल आज पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को ठहराने में कामयाब हो गए हैं। अब देखना यह है कि ये जो 5 कुएँ दरियाफ्त हुए हैं तेल के, और ये भी कहा जा रहा है कि सूबे जुज़बान में तेल के कई कुएँ हैं और वहाँ तेल के ज़खायर से अगर तेल निकाला जाता है तो अफ़गानिस्तान भी हिंदुस्तान को तेल सप्लाई कर सकता है और अफ़गानिस्तान की मईशत में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हो सकता है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी हो या संघ परिवार हो या बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हो, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, वो तालिबान के खिलाफ इंतहाई गंदे अल्फाज इस्तेमाल किया करता था, लेकिन उसे अपने ही रियासत में यानी उत्तर प्रदेश में, और वो भी देवबंद में, तालिबान वजीर खारजा को प्रोटोकॉल देना पड़ा और बहुत ही यानी इज्जत के साथ उनका खैर मकदम करना पड़ा। ये होती है ताकत दौलत की, ये होती है ताकत हौसलों की। और आपको बता दूं कि तालिबान के पास दौलत से ज़्यादा हौसले बुलंद हैं उनके, और इसका एतराफ़ खुद अजीत दोवल ने भी किया है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक गर्मी का सवाल है, आपको बता दें कि सारी रियासत तेलंगाना में गर्मी बहुत शिद्दत की है। न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि सारे हिंदुस्तान में गर्मी की बहुत शिद्दत पाई जाती है। और ये कहा जा रहा है कि दुनिया के 100 गर्म तरीन मुकामात में तेलंगाना के 4 मुकामात शामिल हैं, जिसमें आपको बता दूँ कल भी आपको बताया था कि रामागुंडम सरफहरिस्त है, जबकि मंचिर्याल है, आदिलाबाद है और कोटा, वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ख़ुद हमारे शहर हैदराबाद में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक मज़ीद ख़बरों का सवाल है, VHP विश्व हिंदू परिषद RSS की ये ज़ैली तंजीम है। और आपको ये बता दूं कि RSS तो रजिस्टर्ड पार्ट यानी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ी सकाफ़ती तंजीम कहलाती है। और कहा जाता है कि इसने इमेज बिल्डिंग
اور لابینگ کے لیے امریکہ میں یعنی اربوں روپے خرچ کر ڈالے ہیں، ایجنسیز کی خدمات حاصل کی ہیں۔ اور ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ RSS نے اس لابینگ فرم کی خدمات حاصل کی ہے جس کی خدمات پاکستان نے بھی حاصل کی ہے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ تلنگانہ میں اب دیکھیں گے بقرعید قریب آ رہی ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر گورکشک گنڈوں کی شکل میں تلنگانہ کے جو قریشی برادری ہیں ان کو ہراساں و پریشان کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر قریشی برادری، اگر مسلمان اس بقرعید میں یہ جا کر گاؤں سے جانور لانے کے بجائے وہ یہ کہہ دیں کہ اگر کسان لاتا ہے تو ہم خریدیں گے ورنہ نہیں خریدیں گے، ورنہ ہم استعمال ہی نہیں کریں گے، قربانی نہیں کریں گے بیل کی یا جانور کی، تو آپ یقین مانیے کہ یہ خود آپ کے پیروں میں گریں گے اور پیروں میں گر کر آپ کو جانور فروخت کریں گے۔ تو بہرحال ناظرین، وشوا ہندو پریشد، اس کا نام سنتے ہی آپ اچھی طرح اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کی فنڈامنٹل یعنی تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے، کس طرح کے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر کس طرح کے حالات پیدا کرتی ہے۔ تو بہرحال اس نے حکومت تلنگانہ کے ساتھ ساتھ یعنی حیدرآباد کمشنریٹ اور سیبر آباد کمشنر پولیس کو درخواست دی ہے کہ وہ گایوں کی اسمگلنگ کو روکیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ اس قدر بے شرم ہے۔ اگر ان میں شرم ہے، اگر ان میں حیا ہے، اگر ان میں ہمت ہے، تو حکومت ہند کی جانب سے جو گائے کا گوشت بیرونی ممالک کو روانہ کیا جا رہا ہے وہ روک کر بتائے۔ یہ کوئی ٹن وغیرہ نہیں ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ہر 2025 میں تقریباً 1.65 ملین میٹرک ٹن، ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے، گوشت بیرونی ممالک روانہ کیا گیا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ 41 ملین گایوں کو کاٹا گیا۔ تو کیا ہمت ہے ان وشوا ہندو پریشد والوں میں، کیا ہمت ہے RSS والوں میں کہ وہ مودی حکومت کو روکیں؟ نہیں روک سکتے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔